Hello students, welcome to the first chapter of 11th class, that is the living world. My name is Dr. Shubham Kaushik. I am senior biology faculty. So इस चैप्टर में हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि लाइफ क्या होती है, लाइफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और कैसे हम इस चैप्टर से नीट और बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है व्हाट इज लाइफ, ठीक है। तो ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है कि लाइफ क्या है, ठीक है, बट इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ठीक है, क्यों हम लोग मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है, डेथ होती क्यों है, ठीक है, लाइफ आई कहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजिस्ट पूछते हैं या एक नॉर्मल आदमी पूछ सकता है कि ये सब क्यों है, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या प्रॉपर्टी, किसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। जैसे अगर पुराने टाइम पे अगर हम जाएं तो पहले प्लांट्स को नॉन लिविंग माना जाता था, फिर जब धीरे धीरे हम लोग साइंस और आगे बढ़ते गए तो हम लोग ने माना कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे एडवांसमेंट हमारे आसपास हुए हैं, ठीक है। तो हमको पहले बेसिक समझना है। ये चैप्टर पे कोई टेक्नोलॉजी जैसी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए। तो बेसिक अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखा है, तो हम पढ़ते हैं लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स हम सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया, छोटा सा वायरस और एक ब्लू व्हेल या एक एलिफेंट, सब मॉलिक्यूल्स के बने हैं, ठीक है। कार्बन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा यही होते हैं हमारे बॉडी में, CHON, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम सब लोग एक तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलके बने, ठीक है। किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन मीन्स हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है ये केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इस समय, हमारे स्टमक में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ होता है, ठीक है। अगर लाइफ है, हम कितने बड़े पैदा हुए थे, अभी कितने बड़े हैं, कैसे हम इतने बड़े हो गए, मीन्स सेल का ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ दो चीजों से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल का साइज बढ़ जाए या फिर सेल का नंबर बढ़ जाए, ठीक है। अब दो ही चीजों से ग्रोथ कर सकते हैं। तो सेल का साइज कब बढ़ता है, सेल का नंबर कब बढ़ता है, वो चीज हमको देखनी। दूसरा है डेवलपमेंट, ठीक है। आप जितने होशियार अभी हैं उतने पहले नहीं थे, तो आपके बॉडी का डेवलपमेंट भी हुआ, साथ के साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी हुआ। कैसे हुआ, किसी का कम ब्रेन डेवलप हुआ, किसी का ज्यादा ब्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजन है वो चीज हम देखेंगे। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आता है वो, ठीक है। अगर हम उसे कोई टच करते हैं या कोई स्टिमुलस देते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन, हम अडेप्ट करना जानते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करना जानती है, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे, लास्ट बट लीस्ट है रिप्रोडक्शन। हर स्पीशीज अर्थ पे जो है वो चाहती है कि वो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो वो स्पीशीज क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। सारी स्पीशीज जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अर्थ पे से उसकी स्पीशीज चली जाए, ठीक है। समझ गए। तो ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन जो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। हम लोग का सिस्टम जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। ऐसा नहीं कि हम रोबोट नहीं है कि हमें कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। हम लोग खुद से खुद को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम लोग केपेबल है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब
अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी ने हमें टच किया, वेदर के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, विंड के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रेन के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, किसी खतरे के लिए हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक रिस्पॉन्स देता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो हम लोगों ने देखना है। ये 5 यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमको दिख रही हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक एक करके हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको समझते चलेंगे। सबसे पहले है ग्रोथ। इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। याद रखिए, जब कोई जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कैसे पैदा हुआ? फादर से एक सेल स्पर्म का गया, मदर से एक सेल ओवम का गया, वो फ्यूज हुआ, एक सेल बना जाइगोट। ये जो हमें दिख रहा है ना, दिस इज जाइगोट, ठीक है। वो डिवाइड हो के अभी जो हम है वो बना है। अभी एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ये आप मुझे बताइए। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वो जब आप जानेंगे तब पता चलेगा कि इतने सारे सेल्स कहाँ से आए। कहाँ से आए? बाय द सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब सेल डिवीजन दो तरह का होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। नॉर्मल सेल्स जैसे मेरे स्किन के सेल्स हैं, हेयर के सेल्स हैं, माउथ के सेल्स हैं, ये सारे माइटोसिस करेंगे, ठीक है। और जो गैमेटिक सेल्स है, ठीक है, जैसे स्पर्म एंड ओवम, उनमें मियोसिस होता है, ठीक है। समझ गए? तो ये ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स में ग्रोथ कभी रुकता नहीं, ठीक है। जैसे ह्यूमन में 18-20 साल के हुए तो हाइट बढ़ना बंद हो गया, बट प्लांट में हाइट बढ़ना कभी बंद नहीं होगा अगर उसे प्रॉपर खाना पीना मिलता रहे, ठीक है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल में, हर एनिमल में अलग अलग है, ठीक है, कि उसके इस एज तक जो है ग्रोथ होगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी और धीरे धीरे वो डी ग्रोथ होते हुए उसकी डेथ हो जाएगी। However, सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस सेल, बट ऐसा नहीं है कि 18-20 साल के बाद हमारी सेल डिवीजन होना बंद हो जाती है। सेल डिवीजन तो कंटिन्यूस रहेगी, बट वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, ठीक है। सेल डिवीजन जो है, जब हम ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना यंग एज में चलता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ वाला पॉइंट हम लोग समझ गए कि ग्रोथ सबके लिए, सबके अंदर होगा, ठीक है, सेल डिवीजन से होगा। प्लांट में कंटिन्यूअस होगा, बट एनिमल्स में उसका एक पर्टिकुलर टाइम तक होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास, ठीक है, मास इंक्रीज होता जाता है एंड साइज, ठीक है, साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो, ठीक है। अब आपको पता है माउंटेन्स भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स भी धीरे धीरे जो ऊंचे होते जाते हैं। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अगर उनमें ग्रोथ हो रही है तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, वो लिविंग तो नहीं है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ग्रोथ हम डिफाइनिंग, देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ लिविंग के अंदर है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो लिविंग के अंदर भी है और नॉन लिविंग के अंदर भी है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ग्रोथ में कैसे हम लिविंग में कंसीडर करें, तो ग्रोथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ पहाड़ में हो सकती है, किसी रेत के टीले की हो सकती है, कोई लकड़ी को अगर आपने पानी में डाल दिया तो वो फूल जाएगा, उसका भी ग्रोथ हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल ग्रोथ इज फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोलॉजी के लिए। इससे रिलेटेड ही हम लोग कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल पॉइंट से भी और हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो हमने कभी ऐसा सोचा हो कि हाथी का जो बच्चा होता है वो हाथी जैसा ही क्यों दिखता है, ठीक है, घोड़े का जो बच्चा है वो घोड़े जैसे ही क्यों दिखता है?
क्यों ह्यूमन का बच्चा जो है वो कभी बंदर जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं बंदर से रिलेशन है, हम बंदर से एवोल्यूट हुए। तो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन है जो एक पेरेंट से उसके बच्चे में ट्रांसफर होती है, इसलिए वो सेम उसके जैसा दिखता है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोग डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। ठीक है। अब एक सेल का है ऑर्गेनिज्म, अगर वो डिवाइड होकर दो बना रहा है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का एक ही मीनिंग है। बट मेरे अंदर एक सेल डिवाइड हो गया, मेरी स्किन में एक सेल डिवाइड हो गया, तो ग्रोथ हुई सिर्फ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मल्टी सेलुलर हूँ। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों सेल डिवीजन से होने वाला है। ठीक है। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, कि जो रिप्रोडक्शन करता है वो ही लिविंग है? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि म्यूल, हनी बी वर्कर, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं, वो है लिविंग। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते वो नॉन लिविंग नहीं है। मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ गए? तो म्यूल है, हनी बी वर्कर है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते अपने लाइफ में कभी भी, फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। हमारे बॉडी में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है, हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, हमारी किडनीज कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, हमारा लिवर कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, ये कभी आराम नहीं करते। पैदा होने के बाद ये कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हार्ट वर्क कर रहा है, नहीं, ये सारे ऑर्गेनिज्म, लिवर है, इंटेस्टाइन है, 100% ये वर्क करते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और it is the sum of total of all biochemical reactions taking place inside a living system। ठीक है। एक लिविंग सिस्टम के अंदर जितना भी कुछ रिएक्शंस चल रहा है, अगर कोई बैक्टीरिया है तो कम चलेगा, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन जैसा तो ज्यादा चलेगा, बट चलेगा सब में। ठीक है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब में मिलेगा। जैसे रिप्रोडक्शन कुछ कुछ में नहीं मिल रहा था, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, बट मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सब में मिलेगा, चाहे छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या बड़ा से बड़ा ब्लू व्हेल हो। ठीक है। अब इसमें दो सिस्टम होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी चीज का तो हम उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, मान लीजिए हमने खाना खाया और खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। वो खाने को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से कुछ बनाया जाएगा, मतलब मसल्स बन रहे हैं, हमारे फैट बन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है। तो कुछ बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और तोड़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो बॉडी में दोनों चीजें साथ में चलती है, दोनों मिलके हो जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, जैसे आप लोग हैं अभी ग्रोइंग फेज में, तो आपके अंदर एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है। ठीक है। इसलिए आप ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, और सॉरी, कैटाबॉलिज्म डी ग्रोथ कर रहा है, और एनाबॉलिज्म जो है ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो और जो बुढ़ा आदमी अगर मान लीजिए कोई 60 साल का, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा और एनाबॉलिज्म कम होगा। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म कम हो रहा है, कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, चीजें नई बन नहीं रही है, जो है वो टूटती जा रही है, तो धीरे धीरे हम डेथ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। डेथ जो है वो अल्टीमेट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ से बच नहीं सकता। ठीक है। तो इट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल के सिस्टम। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, सेल में से एंजाइम्स को निकाल के लेबोरेटरी में यूज करके उसका रिएक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बायोलॉजी लेबोरेटरी में करते आए हैं। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनको हम बोलते हैं इन विट्रो, आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शंस। बट लेबोरेटरी में अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं इंसान से निकाली हुई एंजाइम से, इंसान से निकाली हुई सिस्टम्स, तो वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, तो लिविंग, हम टेस्ट ट्यूब में अगर कोई एंजाइम का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्टाइडेजेस होते हैं, प्रोटीनेजेस होते हैं, वो मैंने स्टमक से निकाला, टेस्ट ट्यूब में रखा और उसमें पेप्टाइड डाल दिया, प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच सब कुछ दिया, तो वो एंजाइम काम करेगा। तो क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगा? नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, लिविंग सिस्टम नहीं कहलाएगा, सिर्फ वो एक लिविंग रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन बॉडी के बाहर हो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, जो भी लिविंग सिस्टम के बाहर उसे हम बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शन, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उसे हम बोलते हैं इन विवो रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। आगे आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी बहुत क्लासेस में पढ़ा हुआ है सेल के बारे में। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टिश्यूज के बारे में। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ हमारा सेल्स। ठीक है, तो सेल्स जो है हमारे, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बना है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना है, सेल की न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है उसमें 70% वाटर है, उसमें मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिलके, मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाता है और बहुत सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, कम हो या ज्यादा हो, बट सेल सब में मिलेंगे हम। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि सेल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आपको जरा सोचना है कि वायरस क्या है। ठीक है, वायरस का इतना कुछ चल रहा है आजकल दुनिया में, तो वायरस क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है या दोनों है, ये आप सोचिए। इसके बारे में फिर मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। इतना आप सोचिए कि वायरस क्या है। ठीक है, क्यों हम उसे लिविंग में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंस करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। ठीक है, जैसे एक प्लांट है, अगर हमने उसे बालकनी में रखा है तो वो लाइट की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो कॉन्शियस है लाइट की थी। ठीक है, वैसे ही टच मी नॉट प्लांट होता है, उसे हम टच करते हैं वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि हम एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट हम कॉन्शियस हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? लाइट, वाटर, टेम्परेचर, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड पॉल्यूशन। ठीक है, सबके अगेंस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉन्शियस रहते हैं और बाकी इन्वायरमेंट से कॉन्शियस रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये टच मी नॉट प्लांट हमको दिख रहा है, जो दूसरे राइट साइड में हमें दिखाई दे रहा है वो एक जो है ट्रैपिंग प्लांट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक पैरासिटिक प्लांट, मीन्स ये एनिमल्स को ट्रैप करता है और एनिमल्स को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट निकालता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो करता ही, ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था कि प्लांट तो खुद का खाना बनाते हैं, वो किसी को मारते नहीं है। ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो ये करता है बट ये दूसरे एनिमल्स को भी ट्रैप करता है। ठीक है, तो ऐसा आप नाम देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट होता है, वो क्या करता है, क्यों ये एनिमल्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बेसिक पढ़ेंगे, आगे चल के इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के और इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें
ह्यूमन की। ह्यूमन में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसनेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ये सिर्फ ह्यूमन में है। ठीक है, किसी लाइन में या टाइगर में ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगा, मुझे इस फील्ड में नहीं रहना, मुझे जंगल में नहीं रहना, मुझे तो 2 BHK फ्लैट खरीदना है, मैं शिकार करना छोड़ दूंगा, मैं फ्रिज में खाना इकट्ठा करके रहूंगा। ये सारी चीजें किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन में है। तो ह्यूमन में कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पांचों प्रॉपर्टीज जो है देख ली। हम अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो हम और डिटेल में जाएंगे। क्या क्या था? ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में भी हमें याद रखना है कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ जो है माउंटेन का भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि म्यूल हो गया, हनी बी वर्कर हो गया, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। कुछ ह्यूमंस हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इनफर्टाइल होते, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ सबके अंदर होगा। इट इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट इन आवर सिस्टम। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस, सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ जो है ह्यूमन के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग लिविंग वर्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिविंग वर्ड जो फर्स्ट चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का, तो आप एनसीईआरटी से भी इसे रीड करेंगे, ये सारी चीजें वहां पे भी हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए और थोड़े डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, ये वीडियो देखिए, इसके नोट्स बनाइए, जो भी आपको स्लाइड्स में दिख रहा है उसके नोट्स बनाइए, फेयर नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, बोर्ड और नीट दोनों का तैयारी हमको करके चलना है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।